हाय फ्रेंड्स, आप सबके बीच आज फिर से मैं एक क्लास लेकर आया हूँ। और आज की क्लास यूजीसी नेट पेपर 2 की क्लास लेकर आया हूँ। और पेपर 2 के अंतर्गत आप लोग को स्टैटिक्स का क्लास लेकर आया हूँ। स्टैटिक्स में हम लोग जो देख पा रहे थे वो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें। ठीक है, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग स्टैटिक्स का परिभाषा वगैरह सभी कुछ देखने का प्रयास किए, है ना, पूरे डिटेल्स में। और आज आप लोग को हम बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, इसके अंतर्गत समांतर माध्य यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, मीन मीडियन मोड, ये सब देखे जाते हैं। उनसे पहले केंद्रीय प्रवृत्ति होती क्या है, माध्य क्या होते हैं, ठीक है, माध्यिका क्या होती है, बहुलक क्या होती है, तो इन सारे की हम लोग बारी बारी से, ठीक है, परिभाषा देखेंगे। उनके बाद उनका तालिका देखेंगे, फिर उनके मैथ, फिर सूत्र, ये सब पूरा डिटेल से देखते चले जाएंगे। और आप लोग बता दें, ये जो पार्ट है इनका 2-3 पार्ट में आएंगे इसका वीडियो, ठीक है। तो आज हम लोग चलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति है क्या, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो आइए, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में क्या कहता है, संख्यात्मक तथ्यों के मूल्यों में किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति को केंद्रीय प्रवृत्ति अथवा मध्य प्रवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी विशेष मूल्य के आसपास संकेंद्रित होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति तथा मध्य प्रवृत्ति कहा जाता है। समझ गए। और इस बिंदु को जिसके आसपास अन्य मूल्यों का जमा होने की प्रवृत्ति होती है ना, पाई जाती है, केंद्रीय बिंदु कहा जाता है। ठीक है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रीय बिंदु कहते हैं। यदि यह बिंदु श्रेणी के मध्य में स्थित हो तो इसे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, श्रेणी का अगर मध्य की बात हो तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कहते हैं। इसे श्रेणी का प्रतिनिधि मूल्य भी कहते हैं। समझ गए, क्या कहते हैं, प्रतिनिधि मूल्य कहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात करें तो हम आप लोग को बता दें कि ऐसा एक अंग, ठीक है, जो किसी श्रेणी के लगभग मध्य में स्थित होता है। ठीक है, मध्य की बात किया जा रहा है, बीचा बीच की बात किया जा रहा है। ठीक है, और उसके महत्वपूर्ण लक्षणों का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए, बतलाता है। जैसे मैं आपका बता दें कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या माध्य, है ना, या औसत कहलाता है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को क्या कहेंगे, माध्य कहेंगे या फिर औसत कहेंगे, क्योंकि ये बीचा बीच का भाग ही निकलता है। ठीक है, इसे स्थिति संबंधित माप भी कहा जा सकता है। समझ गए। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के संदर्भ में, ठीक है, कि अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या क्या परिभाषा दिया गया है। जैसे में क्रॉस्टन और कॉडेन, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं, उनके अनुसार कहना क्या है कि माध्य समांकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग श्रेणी के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समझ गए, माध्य का उपयोग, ठीक है, आपका कब प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसा बीच का, है ना, इसका विस्तार का एक बीच का ऐसा मूल्य है ना, ऐसा स्थिति है कि इसी के अनुसार से, है ना, सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। समांक माला के विस्तार के अंतर्गत स्थित होने के कारण माध्य को केंद्रीय मूल्य का माप भी कहा जाता है। ठीक है, माध्य को क्या कहा जाता है, केंद्रीय मूल्य की माप भी कह सकते हैं। समझ गए। उसी तरह से सेकेंड हम लोग का अर्थशास्त्री है ना, क्लार्क एंड सकार्डे। ठीक है, उनके क्या कहना है, क्लार्क एवं आपका सकार्डे का, कि माध्य समांकों के संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु क्या है, माध्य समांकों के
संपूर्ण समूह का विवरण प्रस्तुत करने हेतु कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, क्या कर रहा है? कोई अकेला अंक प्राप्त करने का प्रयास है। थर्ड कहता है कि ए ई बाक के अनुसार एक माध्य मूल्यों के एक समूह में से चुना गया वह मूल्य है जो उसका किसी रूप में प्रतिनिधित्व करता है। एक ऐसा मूल्य है जो पूर्ण समूह के लिए समूह के मूल्यों के प्रतिरूप के रूप में जिसका ही वह अंश है। ठीक है, उसी तरह से आपका सिप्सन और कफाका, ठीक है, कफाका, उनका कहना क्या है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप एक ऐसा मूल्य होती है जिसके आसपास या अन्य आपका संख्याएं केंद्रित होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की परिभाषा में, ठीक है, मान के चलिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 5 संख्या है। ठीक है, पांचों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा आपका 15 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है आपका? 15 आ रहा है। संख्या क्या है आपका? 5 गो संख्या है। ठीक है, अब इससे इसको भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा? 5 तिया 15, 3 आएगा। समझ गए? तो हम लोग का बीच का जो संख्या है वो हम लोग को 3 प्राप्त हुआ। समझ गए? तो इस संख्या के आसपास रहने वाले, ठीक है, उसी हम लोग माध्य या फिर औसत जो हम लोग देख पा रहे थे, है ना, या फिर केंद्रीय प्रवृत्ति के मूल की बात किया जा रहा था, तो इसे हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग साथियों कि समझ पाए कि माध्य औसत क्या है और इनका क्या मतलब उपयोग है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे कि माध्य का महत्व। समझ गए? माध्य का महत्व अगर डिटेल्स में देखा जाए कि जैसे अभी हम लोग देखें 1 2 3 4 5 संख्या, ठीक है, और उनका एवरेज हम लोग निकाल के देखें, यानी कि माध्य निकाल के देखें। समझ गए? तो कुल मिलाकर यही यहाँ पर पता चला कि हम लोग का 3 आया। ठीक है, 3 जो आया बीच में आया, है ना, वो बीच में आया इसलिए उसको माध्य कहते हैं। ठीक है, तो उसका वास्तव में उपयोग कहाँ पर है? उस संख्या जो आता है बीच में आता है, माध्य जो निकालते हैं, वो कहाँ पर उसका उपयोग है, उसका क्या महत्व है? समझ गए? तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। ठीक है, ताकि आप कभी ना भूलें। तो क्या है कि माध्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण या आर्थिक विश्लेषण में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, विश्लेषण की कई अन्य रीतियां भी माध्यों पर आधारित है। इनकी सहायता से विभिन्न श्रेणियों की तुलना सरल हो जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है? इनकी सहायता से विभिन्न श्रेणियों की तुलना क्या होती है? सरल हो जाती है। और माध्यों के द्वारा संक्षिप्त रूप में समग्र की विशेषताएं प्रकट हो जाती है। और समग्र की इकाइयों का व्यक्तिगत रूप में कोई महत्व नहीं होता है, जैसे व्यक्ति विशेष की आयु अथवा आय का समाज के लिए कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, उसी तरह से आप लोग आगे अब ले चलते हैं और देखिए, कहता है कि परंतु समाज के व्यक्तियों की औसत आयु अथवा, ठीक है, आय का ज्ञान समाज के लिए बहुत उपयोगी होगा। समझ गए? तो इसमें बात किया जा रहा है कि आपका कि समाज में, ठीक है, पूरे समाज की बात की जाए तो उनकी औसत आयु की बात अगर किया जाए तो उनके लिए उपयोगी होगा, है ना। और साथ ही साथ अगर आय की बात किया जाए तो उनको भी एक एवरेज पता चलना चाहिए। तो चलिए मित्रों, थोड़ा देखते हैं और भी आगे, है ना। प्रोफेसर टिपेट, ठीक है, टिपेट क्या कहते हैं सो देखिए। प्रोफेसर टिपेट का कहना है कि माध्य की अपनी सीमाएं होती है। समझ गए? माध्य की क्या होती है? अपनी सीमाएं होती है। समझ गए? और यदि उनकी स्वीकार किया जाए तो कोई भी एक सांख्यिकीय संख्या, ठीक है, माध्य से अधिक उपयोगी नहीं होती। क्या कहा जा रहा है? माध्य से अधिक उपयोगी नहीं होती। और माध्यों का महत्व भी इस बात में प्रकट होता है कि डॉक्टर बाउले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहकर पुकारा है। ठीक है, डॉक्टर बाउले क्या कहते हैं? सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा जाता है। और सांख्यिकी विश्लेषण में माध्यों की महत्ता
कोफिशर ने भी बताने का प्रयास किया है। क्या है कि संख्यात्मक तथ्यों के विशाल समूह को पूर्ण रूपेण समझने की मस्तिष्क की अंतर्निहित अयो अयोग्य अयोग्यता हमें अपेक्षाकृत थोड़े ऐसे स्थिर माप उपलब्ध कराने को बाध्य करती है जो समांकों की पर्याप्त रूप से व्याख्या कर सके। ठीक है, ऐसे स्थिर मापों में से सांख्यिकीय माध्य एक महत्वपूर्ण माध्य है। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि इस तरह से स्थिति परिस्थिति को अगर मापने की बात किया जाए तो आपको स्टैटिक्स के अंतर्गत माध्य के द्वारा ही मापा जा सकता है ना, अच्छी तरह से सहूलियत हो। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है, कृषि जोत का आकार छोटा है, श्रमिकों की औसत आयु कम है। ठीक है, आदि में माध्य की भूमिका अस्पष्ट होती है। समझ गए? तो इन सब में आप लोग बता दें कि आप जैसे भारत में प्रति व्यक्ति आय की बात किया जाए, कृषि जोत के आकार की बात किया जाए, श्रमिकों की औसत आयु की बात किया जाए, तो ऐसे स्थिति में जो है माध्य का उपयोग करके पता लगाया जा सकता है राउंड फिगर में। ठीक है, अगर आर्थिक जगत के अनेक सिद्धांत, ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का आधारित देखा जाए तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय आदि, ये सब सभी को शामिल किया गया है। तो महत्व में हम लोग देख पाएँ तो क्या क्या है, ठीक है, कि किन किन कार्यों के लिए उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब हम लोग देखते हैं आगे में। ठीक है, और आगे हम लोग क्या देखने का प्रयास कर रहे हैं कि माध्ययों के उद्देश्य एवं कार्य। ठीक है, कि माध्ययों का माध्य ज्ञात करने के उद्देश्य क्या है, उनके क्या कार्य है। तो माध्य एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति का सूक्ष्म तथा सरल निर्देशक है। ठीक है, क्या है कहने का मतलब, माध्य जो निकालते हैं तो आपका 10-20 अगर संख्या है 1-2 करके 20 तक, तो उसी का बीच का एक संख्या को माध्य कहते हैं, जो निकालते भाग डिवाइड करके निकालते। ठीक है, तो कह रहा है कि वही कि माध्य एक समूह के केंद्रीय प्रवृत्ति का सूक्ष्म और सरल निर्देश है, मतलब कि उतने संख्या में एक संख्या, यह संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करता है। समझ गए? और इसी के आधार पर पूरा आपका वो समाज कह सकते हैं, वो संख्या कह सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा टिका रहता है इसी पर। ठीक है, मोरो ने कहता क्या है उनके शब्दों में कि माध्य का उद्देश्य व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल और संक्षिप्त रूप में प्रतिनिधित्व करना है। समझ गए? माध्य का उद्देश्य क्या बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत मूल्यों के समूह का सरल और संक्षिप्त रूपों में प्रतिनिधित्व करना है, जिससे कि मस्तिष्क समूह की, है ना, जिससे कि मस्तिष्क समूह की इकाइयों के समान आकार को शीघ्रता से समझ सके। समझ गए? और इस कारण जो है, माध्य के कारण जो है कि आप आराम से समझने में आपको सहूलियत हो। अब आगे चलते हैं, आगे देख पा रहे होंगे कि सांख्यिकीय माध्यों के निम्नलिखित कार्य को दिखलाया गया है। ठीक है, क्या क्या कार्य है? पहला कार्य है कि विशाल एवं जटिल समांकों समूहों का संक्षिप्त और सरल चित्र प्रस्तुत करना। समझ गए? पहला कार्य है कि वैसे अगर बड़े कार्यों की बात की जाए और आपको आंकड़ी अगर निकालना है तो वैसे स्थिति में माध्य का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसका माध्य का उपयोग करके आप चित्र भी प्रस्तुत कर सकते हैं, दिखला सकते हैं, बना सकते हैं। और सेकंड कहता है कि तुलना करने में सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। समझ गए? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और तुलना करके एक दूसरे को समझाने की बात किया जाता है, या फिर तुलना करके आप रणनीति बना सकते हैं, विकास कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सब कार्यों के लिए भी ये क्या है, आपका माध्य उपयोगी है। चलिए, अब थर्ड है कि प्रतिदर्श की सहायता में, ठीक है, सहायता से समग्र की जानकारी प्राप्त करना। समझ गए? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक समाज की बात करते हैं, ठीक है, मानिए आप जिस देश में हैं, ठीक है, आप उस देश का, ठीक है, अगर प्रति व्यक्ति अगर आय आपको निकालनी है, अगर सब व्यक्ति का अगर आय जानना है कि कितना कमाई होता है, एक व्यक्ति, हमारे देश के व्यक्ति
मतलब एक दिन में कितना कमाते हैं, एक मंथ में कितना कमाते हैं। तो वैसे स्थिति में जितने भी जनसंख्या है, जितने भी आदमी हैं, सबको घर में जा जा के बारी बारी से तो पूछा नहीं जा सकता है, समझ गए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो आय है ना, एक्यूरेट तो पता नहीं चलेगा, बाकी मतलब एक औसत आय निकाल सकते हैं, समझ गए। और वो आपके माध्यकी ही द्वारा संभव है, समझ गए। और उसी के अनुसार से फिर हम लोग आगे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और फिर आप आगे का रास्ता खुल जाता है विकास की, ठीक है। फोर्थ है कि भावी योजनाओं और क्रियाओं का आधार स्तंभ, समझ गए। किसी आपको किसी भी क्षेत्र में अगर आप योजना ला रहे हैं, ठीक है, तो योजनाओं को धरातल में उतारने के लिए, ठीक है, ये माथ का उपयोग करके, समझ गए, या फिर माथ का पिछले वाले जो आंकड़ा है, ठीक है, उनका उपयोग करके हम लोग योजना को सफल बना सकते हैं, समझ गए। तो ये है, तो आधार स्तंभ भी नींव भी रखता है। अब इन्हीं के जैसा आप लोग बता दें कि सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायता करना, ठीक है, सांख्यिकीय विश्लेषण में सहायता करना की बात है ना। तो देखिए, कहने का मतलब हो गया, अगर कहीं पर भी, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके, है ना, अगर स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करके एक समाज, एक देश का अगर गरीबी निकालना है, ठीक है, अमीरी निकालना है, फर्म का निकालना है, अर्थव्यवस्था का पूरा जानना है, आयात निर्यात को जानना है, समझ गए, मतलब कुछ भी ऐसा पॉइंट हो किसी भी क्षेत्र से अगर निकालना हो, तो वैसे स्थिति में जो है आपका माध्य के माध्यम से, मीन के माध्यम से, ठीक है, हम सांख्यिकी आंकड़ा को विश्लेषण कर सकते हैं या सांख्यिकी आंकड़ा प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए। उसके बाद निर्णय लेने में सहायक, ठीक है, 6 नंबर में। तो आप लोग को हम बता दें, पहले हम बता चुके हैं कि पुराने आंकड़े के आधार पर, समझ गए, आप अगला निर्णय लेते हैं, साथ में कि अभी वर्तमान समय में क्या आपके पास जनसंख्या, आपके पास कितना धन है ना, आपके पास आय कितना हो रहा है, इनकम कितना हो रहा है, व्यय कितना करना है, समझ गए। तो आपका कह सकते हैं कि जो आंकड़ा को आप, आपके पास जो आंकड़ा है उससे माध्य निकाल के ही आप अपना, है ना, समझ सकते हैं कि किस क्षेत्र में आपको योगदान देना है, ठीक है, आपको बढ़ावा देना है। तो ये सब आप लोग का पॉइंट है कि निर्णय लेने में सहायक की बात किया जा रहा है। अब इसमें हम लोग बात करते हैं 7th में कि आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के निर्धारण में सहायक, समझ गए। तो ये भी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, आयात निर्यात, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, सभी कुछ आ गया है ना। तो इसमें बता दें कि इसमें पार्ट पार्ट करके 7 पॉइंट में दिया गया है कि आपका स्टैटिक्स का, है ना, स्टैटिक्स मीन का आपका कौन से कार्य हैं। इसी तरह से हम लोग साथियों आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के रूप में श्रेष्ठ माध्य के आवश्यक तत्व की बात करेंगे, ठीक है। माध्य एक ऐसा मूल्य होता है जो मूल्यों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, अतः उसमें कुछ गुणों का विद्यमान होना आवश्यक है, ठीक है। जे एफ केने तथा ई एस कीपिंग, ठीक है, और प्रोफेसर यूल तथा प्रोफेसर कंडाल के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक संतोषजनक माध्य के निम्नलिखित आवश्यक गुण होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि माध्य के अंतर्गत क्या क्या होनी चाहिए। तो पहला है कि स्थिर परिभाषा, ठीक है, माध्य को स्थिर रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए और जिससे कि उसका केवल एक ही अर्थ निकाला जाए, ठीक है, क्या है, एक अर्थ ही निकाला जाए। सेकंड कहता है कि गणना करने में सरल होनी चाहिए, ठीक है, गणना करने में क्या होनी चाहिए, सरल होना चाहिए। अगला क्या है कि माध्य की गणना करना सरल हो, समझ गए, माध्य की गणना करना सरल हो, गणना शीघ्र भी हो जानी चाहिए, समझ गए, और फटाफट भी होना चाहिए। सेकंड कहता है कि सरल एवं बुद्धिगम्य, है ना, बुद्धिगम्य
यानी कि माध्य सरल एवं बुद्धिगम्य होना चाहिए, न कि काल्पनिक या गणितीय। ठीक है, गणितीय होना चाहिए। तो इस तरह से अगला है सरल निर्वचन, यानी कि माध्य का सरल निर्वचन किया जा सके। समझ गए। अगला है आपका सभी मूल्यों का आधारित, यानी कि माध्य को श्रेणी के सभी पदों पर आधारित होना चाहिए। समझ गए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी संख्या है और उस संख्या से आप माध्य ज्ञात करते हैं, तो माध्य का वेटेज जो है या माध्य का उपयोग कह सकते हैं या फिर माध्य का संबंध कह सकते हैं कि जितने भी संख्या के द्वारा अगर माध्य निकाला गया है ना, उपयोग करके, उन सब से रिलेटेड होना चाहिए। ये ना कि सीधा सीधा आप उठा लिए कोई बीच से एक, ठीक है, तो बना के उठाइएगा तो होगा ही होगा, आप फार्मूला सब का उपयोग करके चलिएगा तो ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग आगे चलते हैं कि सीमा मूल्यों से अप्रभावित। ठीक है, सीमा मूल्यों से अप्रभावित, यानी कि माध्य सीमा के एक या दो बड़े अथवा छोटे मूल्यों से अनुचित रूप से प्रभावित ना हो। समझ गए क्या कहता है, अनुचित रूप से प्रभावित ना हो। समझ गए। तो चलिए अब ये करते हैं कि प्रतिचयन के उच्चावचनों का न्यूनतम प्रभाव। ठीक है, उसी आकार के तथा उसी समग्र में, ठीक है, उसी आकार के उसी समग्र में चुने गए एक प्रतिदर्श का दूसरे प्रतिदर्श से, है ना, बहुत ही कम अंतर हो। तो ये भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, कि अंतर जो है कम हो। समझ गए। आठवां कहता है कि बीजगणितीय विवेचन संभव हो। माध्य बीजगणितीय विवेचन के योग्य हो जिससे उसका आगे गणितीय व्यवहार किया जा सके। ठीक है, क्या है, गणितीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अगर संक्षेप में बात किया जाए मित्रों, ठीक है, एक लाइन में, तो कह सकते हैं कि एक संतोषजनक माध्य समांकमाला के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करने वाला विभिन्न पदों के अधिक से अधिक निकट और निश्चित और निरपेक्ष संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, और जिसकी माप सरलता और शीघ्रता से की जा सके तथा जिसका आगे गणितीय व्यवहार संभव हो सके। समझ गए। तो इस तरह से हम लोग देख पाए कि आपका क्या, कि माध्य का गुण, कि उसके अंतर्गत अगर ये एक माध्य की बात किया जाए तो उसके अंतर्गत क्या क्या समाहित होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए मित्रों हम लोग आगे चलते हैं कि माध्यों की परिसीमाएं। ठीक है, माध्यों की परिसीमाएं की जब बात किया जाए, चर्चा किया जाए, तो अब हम लोग देख पाएंगे कि माध्य, ठीक है, माध्य क्या है, कि श्रेणी का प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। समझ गए, यानी कि पूरे आपका ग्रुप का, है ना, प्रतिनिधित्व करने वाला माध्य होता है ना, मूल्य होता है। लेकिन यह श्रेणी के सभी मूल्यों के गुणों का वर्णन नहीं करता है। ठीक है, क्या क्या है, वर्णन नहीं करता। माध्यों की सबसे बड़ी परिसीमा यह है कि उनसे श्रेणी की बनावट, ठीक है, उनसे श्रेणी की बनावट और व्यक्तिगत मूल्यों का माध्य से, है ना, व्यक्तिगत मूल्यों से माध्य से औसत अंतर तथा उनकी विषमता का आभास नहीं हो पाता। समझ गए। इसलिए यह आवश्यक है कि माध्य का निर्वाचन बड़ी सावधानी से किया जाए और कई बार माध्यों में एक समांतर माध्य ऐसा प्रतिनिधित्व मूल्य प्रदान करता है जो कि श्रेणी में किसी भी मद का मूल्य नहीं होता, जबकि, है ना, बल्कि देखा जाए भ्रामक परिणाम अथवा निष्कर्ष निकालने पर बल देता है। यदि यह कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 1500 रुपया है, तो इससे व्यक्तिगत आय की असमानताओं का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार अगर किन्हीं दो व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात किया जाए, है ना, कि लाभों का औसत माध्य समान हो सकता है, परंतु उन दोनों प्रतिष्ठानों की उपार्जन शक्ति की स्थिति भिन्न हो सकती है। अतः यह निष्कर्ष निकालना कि दोनों प्रतिष्ठान एक ही स्तर के होंगे अनुचित होगा। समझ गए। और प्राय अगर देखा जाए कि माध्य द्वारा श्रेणी का इतना अधिक सरलीकरण होता है कि वह सर्वथा निरर्थक ही हो जाता है, और अतः श्रेणी का यथेष्ट सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए माध्यों के साथ
विभिन्न मूल्यों के आपस में अंतर या फैलाव की जानकारी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है, जिसके लिए अपकिरण एवं विषमता की जानकारी होना आवश्यक होती है। तो मित्रों, आप लोग को हम बता दें कि जो आप लोग परिभाषा देख पा रहे हैं, इनका महत्व, इनका आपका गुण, ठीक है, और अर्थशास्त्रियों द्वारा आपका माध्य का, मीन का अलग अलग परिभाषा जो दिया गया है, ये सब आपको है ना पैसेज जैसे क्वेश्चन आते हैं गद्यांश, ठीक है, या फिर कथन निष्कर्ष जैसे प्रश्नों को आपको हल करने में आसानी होता है, ठीक है। अब हम लोग देख पाते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति के विभिन्न मापे है ना, किस तरह से माप किया जाता है। तो अब यहाँ से इम्पोर्टेंट और भी होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बात किया जाता है कि प्रमुख माध्य निम्नलिखित है, ठीक है। माप के रूप में प्रमुख माध्य किया जाए, पहला है गणितीय माध्य, है ना। और गणितीय माध्य के अंतर्गत बताया जा रहा है कि समांतर माध्य तथा अथवा अंगणितीय माध्य अथवा माध्य, ठीक है, माध्य की बात किया जाता है। उसी तरह से आपका सेकंड है कि गुणोत्तर माध्य, ठीक है। थर्ड है कि हरात्मक माध्य, समझ गए। अब सेकंड की बात किया जा रहा है कि स्थिति संबंधित माध्य की बात किया जाए, है ना। तो इससे हम लोग इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, माध्य का फिर बहुलक, बहुलक को मोड या भूइष्ठक भी कहते हैं, समझ गए। चलिए अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे साथियों कि जैसे समांतर माध्य की बात किया जाए, है ना, उनका उपयोग जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दे के भी हम समझाने का प्रयास किए थे कि समांतर माध्य, ठीक है। समांतर माध्य की बात हो जाए तो एक बार फिर हम लोग परिभाषा देख पाते हैं आपका समांतर माध्य की। तो समांतर माध्य का या फिर अंकगणितीय माध्य या माध्य वह भाग है जो किसी समांग श्रेणी के समस्त पदों के मूल्यों के योग को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। जैसा कि हम पहले आप लोग को एग्जाम्पल दिए, है ना, उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि एक आपका संख्या, पहली संख्या 32, है ना, दूसरी संख्या 40, तीसरी आपका 44, ठीक है, और आपका चौथी संख्या आपका कितना है 36। और इस तरह से चार संख्याओं का समानांतर माध्य अगर देखा जाए तो चारों संख्या को जोड़ देना होगा जो 152 आ रहा है, और बट्टा करके जितने भी संख्या, कै को संख्या है 4, तो 4 से भाग दीजिएगा तो आपको 38 जो होगा, यही मेरा आपका समांतर माध्य को, है ना, समांतर माध्य होगा। और ये जो समांतर माध्य जो है ना, ये जो आप लोग का समांतर जो माध्य है वो हम लोग एक बार से निरूपित करते हैं, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग मीन माध्य कहते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब आगे हम लोग चलते हैं कि माध्य को अलग अलग रीतियों से, अलग अलग विधियों से, अलग अलग श्रेणी में निकालने का प्रयास किया जाता है, और इन्हीं को देखने का हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगर आप पीजीटी स्टूडेंट हैं, अगर नेट में अगर थोड़ा ढीला ढाला क्वेश्चन पूछे तो आपको सीधा सीधा व्यक्तिगत श्रेणी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, समझ गए। और यहाँ पर दिया हुआ है ये मीन, या इसको हम लोग माध्य कह सकते हैं, और सभी अवलोकनों का योग, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि x1 x2 x3, ठीक है, और आप बट्टा अवलोकनों की संख्या की बात किया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि सिग्मा x बट्टा n, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, व्यक्तिगत श्रेणी। तो चलिए मित्रों, अब हम लोग बात करेंगे खंडित श्रेणी का, ठीक है। और खंडित श्रेणी की बात करते हैं तो चलिए हम लोग आगे आप बढ़ते हैं कि खंडित श्रेणी क्या है। तो मान लो खंडित श्रेणी निम्न प्रकार है ना, जैसे चर x और आपका संख्या, मतलब एक चर x और f फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति हिंदी में कहते हैं, समझ गए, जिसमें अलग अलग संख्या दिया हुआ है और इसमें kn है ना, मतलब उतना तक संख्या दिया हुआ है। तो लास्ट में इसका योग किया जाता है। इसमें आपका n, इसको बड़े n से इंडिकेट करते हैं, या फिर सिग्मा f से, यानी कि इसको योग करते हैं। सिग्मा मतलब आपका f होता है, ये सिंबल जो है सिग्मा, है ना, सिग्मा कहते हैं, योग कहते हैं, जोड़ना इसका मतलब होता है। तो तब x है ना, माध्य का सूत्र क्या होगा, तब ऐसे स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, तो सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, यानी कि सिग्मा f इंटू एक्स, एफ और एक्स को क्या है हम लोग गुना कर देंगे, गुना करने के बाद उनके जितने भी आपका संख्या प्राप्त होगा उनको जोड़ेंगे, ठीक है, और बट्टा आपका फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे, उसको नीचे रखेंगे, समझ गए, उसका योग को। और इस तरह से हम लोग का खंडित श्रेणी का फार्मूला हो जाता है, समझ गए। उसी तरह से आपका वर्गीकरण श्रेणी की बात की करते हैं, है ना।
और इस श्रेणी में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता कि कौन सा अवलोकन कितनी बार आया है। केवल इनका इतना ही ज्ञात होता है कि प्रत्येक आवृत्ति एक वर्ग में आने वाले किसी भी मूल्य के लिए हो सकती है। अतः समानांतर माध्य ज्ञात करने के लिए यह मान लिया जाता है कि सभी आवृत्तियां वर्ग के मध्य बिंदु पर केंद्रित है। और मान लो वर्गीकृत श्रेणी के मध्य बिंदु तथा आवृत्तियां निम्न प्रकार है। ठीक है, तो मध्य बिंदु की बात किया जाए तो इसमें आप लोग का अलग अलग संख्या दिया हुआ है ना। मध्य बिंदु हम लोग को M1 M2 M3, ठीक है। आप लोग को हम जब एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा कि मिड वैल्यू कैसे कहते हैं, यानी कि मध्य बिंदु, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, समझ गए। एक मोटा मोटी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे फार्मूला, समझ गए। इस फार्मूला को आप लोग नोट कर सकते हैं कि सिग्मा M इंटू एफ बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो ध्यान रहे कि माध्य की इकाई वही होती है जो चर x की, समझ गए, ये बात है। तो इस तरह से माध्य का 3 श्रेणी देखे है ना, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी, वर्गीकरण श्रेणी, समझ गए। आप देखिए मेरे साथियों कि माध्य ज्ञात करने की रीतियां की बात हो, समझ गए, तो समांतर माध्य निकालने की 3 रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और पद विचलन विधि। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपका 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे, व्यक्तिगत श्रेणी का, खंडित श्रेणी का, और उनके बाद आपका कौन सा, वर्गीकरण श्रेणी। ठीक है, आप इस तीनों को, ठीक है, इस तीनों को हम लोग प्रत्यक्ष विधि है ना, लघु विधि और पद विचलन विधि द्वारा बना सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और चलिए आ गया व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष रीति, समझ गए, का फार्मूला। चलिए आप लोग के सामने यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रत्यक्ष रीति की बात किया जाए तो व्यक्तिगत अवलोकनों की श्रेणी में माध्य की गणना विधि काफ़ी सरल है, और चाहे पदों की संख्या अथवा व्यक्तिगत पदों के मूल्यों का आकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति से माध्य ज्ञात करने के लिए, ठीक है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं को करनी ही पड़ेगी। ठीक है, जैसे हम बात किया जाए पहला के समांक माला के समस्त पदों के मूल्यों का योग होना चाहिए, जैसे हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक है। और उनके बाद सेकंड कहता है कि प्राप्त योग को पदों की संख्या से भाग देकर माध्य ज्ञात किया जाता है, जैसा हम लोग यहाँ पर फार्मूला में देख पा रहे हैं। अब इन सभी बातों को हम सब, ठीक है, इन सभी बातों को हम सब अब एग्जाम्पल लेकर मैथ में, है ना, समझने का प्रयास करेंगे, मैथ के माध्यम से, है ना, बनाने का प्रयास करेंगे, तब जाके हम लोग अधिक से अधिक समझेंगे। और मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बता दें कि इस तरह से आप लोग का क्लास लगातार आते रहेंगे, है ना। बस आप लोग का स्नेह, लाड़, प्यार, है ना, बस आशीर्वाद चाहिए। और बता दें कि आप लोग गुरु दक्षिणा के रूप में अधिक से अधिक मित्रों तक इसे शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग को तुरंत मैथ लेकर आ रहा हूँ और उसमें फार्मूला वगैरह सभी कुछ लाऊंगा, ठीक है। और इसमें आप लोग को बता दें कि आप लोग का बहुत 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 सहायता होने वाला है, हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।